वीडियो में हम नीट एग्जाम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको नीट एग्जाम से रिलेटेड सारी बात बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नीट एग्जाम क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि नीट एग्जाम कौन दे सकते हैं, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपकी कितनी एज तक नीट का एग्जाम दे सकते हो, कितनी बार दे सकते हो। उसके बाद हम जानेंगे कि नीट का एग्जाम कब आता है, इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, फॉर्म कितने का आता है। तो ये सारी चीज़ जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि नीट एग्जाम में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से आते हैं, कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। ये सारी बात जानेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका नीट एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया और आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो जो आपकी कॉलेज की फीस होगी वो कितनी होगी, सरकारी कॉलेज की फीस कितनी होगी, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होगी, ये सारी चीज़ जानेंगे। और उसके साथ साथ आपको एक मैं टिप्स भी दूंगा लास्ट में कि अगर आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि आपके लिए सारी चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाए और आपका हो सके तो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ये सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नीट एग्जाम क्या है। तो देखो, अगर किसी को मेडिकल में एडमिशन लेना होता है डॉक्टर बनने के लिए, तो उसको नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। 2017 के पहले मेडिकल के फील्ड में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे एग्जाम होते थे, जैसे कि एक तो AIPMT होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ये नेशनल लेवल पे होता था। लेकिन इसके अलावा सारे राज्य, सारे स्टेट अपने अपने यहाँ भी मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम कराते थे। जैसे कि अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे CPMT होता था, बिहार PMT होता था, राजस्थान PMT होता था। यानी कि सारे स्टेट अपने अपने यहाँ मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम कराते थे और उस राज्य में जितने भी मेडिकल कॉलेज होते थे उनके यहाँ उनको एडमिशन मिलता था। लेकिन 2016 के बाद इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। अब 2016 के बाद मेडिकल में अगर किसी को एडमिशन लेना होगा तो सिर्फ उसको एक ही एग्जाम देना होगा, जो कि आपको नीट का एग्जाम देना होता है। अब हम बात करते हैं कि नीट एग्जाम कितने तरह का होता है। तो देखो, ये दो तरह का होता है, एक UG एक PG। UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट, PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। UG देने के लिए आपको 12 पास होना जरूरी है, और अगर आप PG देना चाहते हैं तो आपको मेडिकल के फील्ड में ग्रेजुएट होना जरूरी है। इस वीडियो हम नीट UG के बारे में ही बेसिकली बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि नीट का एंट्रेंस एग्जाम कौन दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखो, अगर आपको नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना है, यानी कि आप मेडिकल में जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका क्लास 11th क्लास 12th में PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है। अगर बायोलॉजी नहीं है तब आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर आपको नीट के एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना है तो आपको 12th क्लास में PCB में कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए। ये हो गया जनरल कैटेगरी की बात। अगर आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं जैसे कि OBC, SC, ST, तो उसमें आपको अगर 40% भी है तब भी आप एलिजिबल हैं उसमें बैठने के लिए। अगर हम एज की बात करें तो जो आपकी एज है वो 17 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। हो सकता है कि अलग अलग कैटेगरी में थोड़ी बहुत इसमें छूट मिल जाए। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नीट का एग्जाम सिर्फ 3 बार दे सकते हैं, यानी कि आपको 3 बार ही मौका मिलेगा। अगर आपका पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको तीसरी बार में सिलेक्शन लेना होगा, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगी। ये सारे कैटेगरी के लिए इसमें आपको किसी भी अलग से छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, ST हो, SC हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो सभी को सिर्फ 3 अटेम्प्ट में ही मिलेंगे नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कब आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी फ़ीस कितनी होती है, इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है। तो देखो, ये फॉर्म जनरली दिसंबर से जनवरी के मंथ में आ जाते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो आपको मई के महीने में होता है। और जो इसकी फ़ीस होती है, नॉर्मली जो फ़ीस होती है ये करीब 1500 रुपये होती है जनरल और OBC के लिए। और अगर हम SC ST की बात करें तो उनके लिए इसकी फ़ीस, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो फ़ीस होती है वो 800 रुपये 900 रुपये होती है अप्रॉक्स। देखो, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जो नीट का एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कौन से लैंग्वेज में आते हैं, सारी चीज़ें। तो देखो, नीट के एंट्रेंस एग्जाम में आपको बेसिकली 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 पार्ट हो गए।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, और इन चारों से आपको 45 क्वेश्चन आते हैं चारों से। तो कुल मिला के आपको 180 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 4 नंबर का होता है, यानी कि आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका -1 मार्किंग भी है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलता है, और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें जो 180 क्वेश्चन होते हैं ये MCQ होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको एक क्वेश्चन होगा, उसका आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और 4 ऑप्शन में से जो भी सही ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत टिक कर दिया तो आपको उसमें -1 हो जाएगा। टिक नहीं करना होता, इसमें आपको सर्कल करना होता है। हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में होते हैं। तो देखो ये बहुत सारे लैंग्वेज में होते हैं, जैसे कि आप चाहे तो हिंदी में एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हो, चाहे तो तमिल में दे सकते हो, मराठी में दे सकते हो, गुजराती में दे सकते हो, उर्दू में दे सकते हो। उसी तरीके से और भी कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि असामीज में दे सकते हो, उड़िया में, तेलुगु में, कन्नड़ में, ये सारे सब्जेक्ट में आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो। तो आप जिस भी राज्य से हो, जैसे आप कर्नाटक से हो तो आप कन्नड़ आप दोगे, महाराष्ट्र से हो तो आप हिंदी इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल हो तो आप वहाँ पे मराठी में दे सकते हो। तो अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। जब आपका नीट का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो उसके कुछ टाइम बाद उसका रिजल्ट आएगा, और आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, जो कि ऑनलाइन होती है। आपको कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कॉलेज कैसे सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए होंगे तो आपके पास बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी कॉलेज सबसे अच्छा होगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना। अगर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है कि आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले ही ना। मैं आगे आपको फीस के भी बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंट्रेंस एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आना। उसके साथ साथ मान लो कि आपने कॉलेज वगैरह सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं काउंसलिंग के अगले प्रोसेस में। तो इस तरीके से आपको एक कॉलेज मिल जाता है। उसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तब तो आपको MBBS करने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपको MBBS की सीट नहीं मिलती, या फिर आपको BDS मिलेगा, यानी कि आपको डेंटिस्ट बनना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ अब तो और रूल चेंज हो गए, आप चाहो तो आयुर्वेदा में भी जा सकते हो, फिर होम्योपैथ में भी जा सकते हो, यानी कि आप BAMS कर सकते हो आयुर्वेदा के लिए, BHMS कर सकते हो होम्योपैथ के लिए, BUMS कर सकते हो यूनानी के लिए। तो इस तरीके से अब सारे कोर्स उसमें और इंक्लूड हो गए। पहले सिर्फ MBBS और BDS ही होता था, लेकिन अब उसमें आयुष के कोर्सेज भी जैसे कि BAMS, BUMS, BHMS सारे उसमें इंक्लूड हो गए हैं। सारा कुछ डिपेंड करता है आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स पे। अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, वो भी MBBS डिग्री के लिए। अगर थोड़े कम है तो आपको BDS का ऑप्शन आएगा, फिर आयुर्वेदा का ऑप्शन आएगा, BAMS का ऑप्शन आएगा। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करते हैं कि आपके कितने मार्क्स है, उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगी, उस अकॉर्डिंग आपकी सीट मिलेगी। इसलिए दोस्तों एकदम अच्छे से आप तैयारी करना शुरू कर दो अभी से। अब बात आती है फीस की कि कितनी फीस होती है। आप लोग ऑब्वियस सी बात है वेट करोगे ये चीज़ जानने के लिए। तो देखो फीस बहुत ज़्यादा वैरी करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखो जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है तो काफ़ी अफोर्डेबल होती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे कॉलेज गवर्नमेंट में तो ऐसे हैं कि मान लो कि आपकी जितनी फ़ीस नहीं लगेगी उससे ज़्यादा तो आपको स्कॉलरशिप आ जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज का ये फ़ायदा होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो चलो मैं फ़ीस बता देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज है वो, उसमें आपको 10,000 से लेके 50,000 रुपये तक की फीस लगती है, जो कि सालाना होती है, यानी कि साल में एक बार देना होता है। और जैसे कि आप सभी को तो पता ही है कि जो UG कोर्स होता है जो नीट के थ्रू आप जाते हो ये 5 साल का होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। तो 10,000 से 50,000 ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज है, किस टाइप का कॉलेज है, किस शहर में। तो सारी चीज़ मैटर करती है। और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा धन होना जरूर है, यानी कि इसका जो हो सकते हो 50 लाख रुपए तक जा सकती है। पूरे मैंने 5 साल का बताया, अगर आप 1 साल का देखोगे तो 10 लाख रुपए। तो देखो जहाँ पे अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 से लेके 20,000 50,000 रुपये 1 साल का लग रहा है, वहीं पे अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो आपका 10 लाख रुपये 1 साल का लगेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इसलिए प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करना सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, सबके बस की बात नहीं। इसलिए दोस्तों अच्छे मार्क्स लाना और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करना मेडिकल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और जो आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे उसकी डिग्री की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा ही होती है। अगर आपको चाहो तो आप डॉक्टर बन सकते हो, या फिर आप चाहो तो आगे जाके आप प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप डॉक्टर बन सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका अच्छे तरीके से सिलेक्शन होना और आपका अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। अब हम बात करते हैं कि आपको अगर नीट एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, नीट एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाह रहे हो, तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, थोड़ी सी मैं टिप्स देना चाहूँगा, ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट करना। अगर आप नीट एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो तो सबसे पहले एनसीईआरटी, खासकर बायोलॉजी के एनसीईआरटी समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक एक लाइन उठा के क्वेश्चन आ जाती है। मान लो कि एनसीईआरटी की बुक में कोई एक सेंटेंस है, तो उसी सेंटेंस को उठा के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसीलिए ऐसा मत सोचना कि सिर्फ आपने एक बार रीडिंग दे दी तो आपका एनसीईआरटी पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। आप जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आपको उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को, नया चीज़ आप जानोगे। तो दोस्तों, एक तरह से कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी को एकदम फिंगर टिप्स पे रख लो, आप एकदम उसे एकदम रट डालो, क्योंकि उससे अगर आप अच्छी तरीके से कर सकते हो तो आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हो। उसके साथ साथ आप केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ जाओ, क्योंकि जो रिएक्शन वगैरह होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीज़ होती है, यानी कि कहने का मतलब एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। अगर नीट एग्जाम क्लियर करना है तो आप फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी